तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि पीछे दिख रहे टॉपिक्स को आप लोग देखकर ही समझ गए होंगे कि हम सब इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। आपके बरसों के इंतजार की घड़ियां आज समाप्त हुई। आप कईयों दिनों से संयोजकता की मांग कर रहे थे, लेकिन आपकी डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे। दरअसल बात यह है कि आप भी एक स्टूडेंट और हम भी एक स्टूडेंट। आपको भी अपना सिलेबस पूर्ण करना पड़ता है और हमको भी अपना सिलेबस पूर्ण करना पड़ता है। फ़र्क क्या है, आपका सिलेबस बहुत छोटा है और हमारा सिलेबस आपकी अपेक्षा बहुत लार्ज है ना। इसलिए वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा समय लगता है, मतलब रुक रुक के मैं वीडियो बनाता हूँ, इसके लिए सॉरी। ओके, तो हम लोग संयोजकता आज इस वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक पढ़ेंगे, मतलब जीरो से हीरो बना के ही छोड़ेंगे। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संयोजकता से संबंधित जो संयोजकता में यूज होगा वास्तव में, उसको बहुत ही डीपली से क्लियर किया है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं परमाणु को लेकर वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब आप कहेंगे उस वीडियो में ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें आपने कोष, उपकोष और कक्षक को पढ़ा है। उन कोषों, उपकोषों और कक्षकों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसको भी पढ़ा है। आपने ये भी देखा कि उसमें किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कोष में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको भी आपने समझ लिया। और बाह्यतम कोष की ही आवश्यकता पड़ेगी इस संयोजकता को निकालने में। ओके, तो आपको जैसा कि बहुत पहले से ही पता है कि जब भी मैं किसी टॉपिक की चर्चा करता हूं तो डायरेक्ट इसी टॉपिक पर नहीं पहुंच जाता हूं कि चलो हाँ संयोजकता किसे कहते हैं, डिफिनीशन लिखो। नहीं, हम लोग बात कर लेते हैं कि संयोजकता की आवश्यकता क्यों पड़ी, संयोजकता हमारे अस्तित्व में कैसे आया। संयोजकता को अंग्रेजी में बैलेंस ही कहते हैं, अंग्रेजी भूल ही जाते हैं मतलब बताना भूल जाते हैं, ऐसा नहीं संयोजकता का अंग्रेजी भूल जाते हैं। तो बात हमें करना है कि संयोजकता हमारे अस्तित्व में कैसे है। तो जैसे आप तो यह बात भली बात जानते होंगे कि दो तत्व आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। मतलब कि सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि एक यौगिक है। ये भी आप जानते होंगे कि दो परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़कर H2 यानी हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत से तत्वों के ऊपर आवेश लगा होता है, Na+Cl नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते क्यों हैं, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्यों जुड़ते हैं, किसी परमाणु के ऊपर आवेश क्यों आ जाता है। इन सभी प्रश्नों का जवाब अगर आपको जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा संयोजकता। क्या पढ़ना पड़ेगा, संयोजकता। कोई यौगिक क्यों बनता है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में क्यों जुड़ते हैं, या फिर किसी परमाणु के ऊपर चार्ज कब आता है, इसको समझने के लिए संयोजकता आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग संयोजकता की ही बात करेंगे बिल्कुल डीपली से। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं संयोजकता के इस प्यारे से सफर को। आपको पता होगा कि किसी भी तत्व के अंदर परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। जैसे ये होता है हमारा किसी भी परमाणु का नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं बोलिए, अब आप तो ये समझ ही गए हैं। इस नाभिक के चारों ओर होते हैं कोष, जिसको अंग्रेजी में सेल कहते हैं। इसी को ऑर्बिट भी कहते हैं, अंग्रेजी में ऑर्बिट और हिंदी में कक्ष। इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऊर्जा स्तर। अब इन कोषों के अंदर उपकोष पाए जाते हैं, जिसको सेल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं, उपकोष। अगर ऑर्बिट को ध्यान में रखते हुए बोला जाए तो सब ऑर्बिट बोलेंगे। अगर एनर्जी लेवल को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो उपकोष को हम लोग बोलते हैं सब एनर्जी लेवल। ये रहा सब एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ये सब किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उपकोष को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। उन उपकोषों के अंदर होते क्या, कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। और उन्हीं कक्षकों के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्या बैठे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं। ये सब आप इससे पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखाते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग बिंदु से दिखाते हैं। पहले कोष में आपको पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। तीसरे में 18, कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये रहा 12, 13,
14, 15, 16, 17 और ये हमारा 18। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे आपको पता है? 2n² से, बोरबरी नियम आपको याद है। अब इससे तो हमें ज़्यादा मतलब है नहीं। इन कोषों को किस नाम से जानते हैं ये भी आपको पता है, पहला K कोष, दूसरा L, तीसरा M, ये भी आपको क्लियर है। अब आप ये बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करते हैं इस नाभिक को, लेकिन क्यों ये मूव करते हैं? कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या इस कोष में आ सकते हैं, इस कोष से इस कोष में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और आते मतलब नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं? आपको पता होगा ये प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है? माइनस चार्ज। आपने पढ़ा होगा कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जब दो विपरीत चार्ज होते हैं तो उनमें होता है अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, और इसी आकर्षण बल के कारण इन दोनों नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के कारण ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इसी कोषों में मूव करते रहते हैं। और नाभिक द्वारा इस प्रकार लगाए गए बल को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। किस बल को? वह बल जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रहता है। परमाणु के अंदर का वह बल जो नाभिक द्वारा लगता है और वो करता है क्या? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर ना जाए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम निकाल नहीं सकते। अब डायरेक्टली यहाँ से तो नहीं निकाल सकते, लेकिन जो ये बाहर वाला है यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब बाहर वाले को निकालने में हमें आसानी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये नाभिक के काफ़ी करीब है, ये जो हमारा पहला कोष है नाभिक के काफ़ी करीब है, और अगर नाभिक के काफ़ी करीब है तो इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा नाभिक के द्वारा, वो ज़्यादा होगा। लेकिन जो ये अंतिम है इसके लिए तो अंतिम ही तो है, इसमें जो नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को इसे पकड़ के निकाल देंगे, इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। बाहर से एनर्जी जब देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएंगे। ओके, ये बात रही। अब दोबारा एक कहानी। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है वह भोजन के लिए गया है। अब अगर उस व्यक्ति को आप उसके कैपेसिटी से ज़्यादा भोजन खिला देंगे तब भी उसको दिक्कत हो जाएगी, और उसके कैपेसिटी से कम भोजन खिलाएंगे तब भी उसको दिक्कत होगी कि हमको पूरा भोजन नहीं खिलाए, भरपेट भोजन नहीं खिलाए, तो उसको दिक्कत होगी ना। कब कब दिक्कत होगी? जब उसको उसके क्षमता से ज़्यादा भोजन दे देंगे और वो खा भी लेगा तो उसको दिक्कत हो जाएगी। या फिर उसकी जो क्षमता है उससे कम भोजन खिलाएंगे, जैसे उसका पेट भर रहा था 4 रोटी में, आप दिए हैं उसको 3 ही रोटी या फिर 2 ही रोटी, तो उसको दिक्कत होगी ना। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को ज़्यादा खाना खिला देने से, कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खिला देने से, या फिर जितने की आवश्यकता थी उससे कम खाना खिलाने से उस मनुष्य को दिक्कत होती है। ध्यान दीजिए इस बात पर, इसी पे आधारित है हमारा संयोजकता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को उसके कैपेसिटी से ज़्यादा भोजन खिला देने से या फिर जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कम खाना देने से उस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, दिक्कत होती है। वो आपसे हो सकता है शेयर ना करे, लेकिन उसको वास्तव में दिक्कत होती है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी तत्व के परमाणु के कोष के अंदर नियम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा या फिर नियम से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वह संतुष्ट नहीं रहेगा, बल्कि इधर उधर उछल कूद मचाएगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि हो सकता है उसके अंदर ज़्यादा हो तब ना संतुष्ट हो सकता है उसके कोष के अंदर कम इलेक्ट्रॉन हो तब वह ना संतुष्ट हो। तो ना संतुष्ट होने के 2 कारण हो सकते हैं, या तो उस परमाणु के तत्व के कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन नियम से ज़्यादा हो जाए, या फिर उस तत्व के परमाणु के कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन नियम से कम हो जाए, तब उसको दिक्कत होगी। अब हम जो नियम की बात कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो तब वह संतुष्ट होगा? आखिरकार उस कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन चाहता हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन की मांग करता है? इस नियम को समझने के लिए हमारे पास से एक नियम आया है, एक सिद्धांत आया है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जब संयोजकता का आप इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझ जाएंगे तब आपको नियम पता हो जाएगा कि आखिरकार ये चाहता क्या है। कोई भी तत्व का जो परमाणु के जो कोष होते हैं वो चाहते क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं। ओके, जब ये समझ जाएंगे तो आपको संयोजकता और आसानी से समझ में आएगी। तो बात हम लोग करते हैं संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, जिसको जनरली अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? अष्टक सिद्धांत। तो इसी की बात करते हैं हम लोग। बात करेंगे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस पूरे सिद्धांत को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया तो संयोजकता फिर
हलवा हो जाएगा, ठीक है, खाने वाला हलवा। तो ये पहले नंबर पर संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है, इसी को हम लोग अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं, ऑक्टेट रूल, अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान से नोट करते रहिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसमें होता क्या है, ये पहला पॉइंट हमसे कहता क्या है कि किसी भी तत्व के परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट सेल, परमाणु के बाह्यतम कोश में, यही नियम है, कितना खाना खिलाया जाए, कितना इलेक्ट्रॉन दिया जाए, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको अष्टक रूल कहा गया। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे आपने बहुत से तत्वों को देखा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी निकाला चाहिए। जैसे आपने बहुत से तत्वों को देखा, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला और यह भी पता किया कि उस तत्व के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बहुत से स्थितियों में आपने देखा कि उसके बाह्यतम कोश में, सबसे जो बाहरी कोश है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे। कुछ कुछ के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन बहुत से तत्वों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे। लेकिन होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब यहाँ से आप एक बात बताइए, जैसे आप हाइड्रोजन और हीलियम का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल चुके हैं। हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2। अब क्या इसके भी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इसके पास एक ही कोश है। देखिए, ये है हाइड्रोजन का नाभिक, ये हमारा पहला कोश है, इसी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन रख लेता है। और आपको पता है कि किसी भी तत्व के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अब इसमें एक ही कोश है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर शेष सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो संतुष्ट रहेगा। और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए पहले कोश में? 2। अगर हाइड्रोजन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यह संतुष्ट हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा भोजन वो नहीं करेगा, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की मांग नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार हीलियम का भी देखिए, हीलियम का देखिए नाभिक ये है, इसका ये पहला कोश, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिए। अब यहाँ देखिए हीलियम का, तो ये जो पहला कोश है पूर्ण है, इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो पूर्ण है, जिसको बोलते हैं डुप्लेट। इसका डुप्लेट कंप्लीट है, किसका? हीलियम का। तो इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, यह संतुष्ट है। और जो संतुष्ट होता है उसको बोलते हैं स्थायी है, स्टेबल है। ये ज़्यादा उछल कूद या फिर उछल कूद मचाएगा ही। हाइड्रोजन की बात कर लें, क्या ये भी स्टेबल है? ये भी संतुष्ट रहेगा? नहीं, क्योंकि ये भी क्या चाहता है कि हमारे जो पहला कोश है, अब पहला कोश है तो 2 से ज़्यादा रख नहीं सकता, तो 2 तो कंप्लीट होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इधर उधर उछल कूद मचाएगा। क्या मांग करेगा कि भाई हमें 1 इलेक्ट्रॉन और दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मैं संतुष्ट रहूँगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा डायरेक्ट। तो ये संतुष्ट नहीं है, मतलब यह अस्थायी है। ये क्या है? अस्थायी है, ये किसी से क्रिया करना चाहेगा, अभी समझेंगे। उसी प्रकार आप देख लीजिए, हीलियम के बाद आता है लिथियम। क्या आता है? लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। इसके लिए देखिए, पहला इसका नाभिक है, पहला कोश, और पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा कोश बनाना पड़ेगा, ये वाला। दूसरा कोश बना लिए, दूसरे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसको देने के बाद। अब देखिए रूल कहता क्या है कि पहले कोश को छोड़कर शेष सभी बाह्यतम कोशों में, सभी तत्वों के बाह्यतम कोशों में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, तब तक वह तत्व स्टेबल नहीं होगा। यहाँ आप लोग देख रहे हैं लिथियम परमाणु के तत्व के बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये संतुष्ट नहीं है। ये भी क्या करेगा? उछल कूद मचाएगा। ये क्या चाहता है कि जो हमारा बाह्यतम कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो? 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो। और 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण कब होंगे? जब इसको 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाए। ओके, अब देखिए एक और तत्व है हमारे पास है सोडियम।
सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। इसके लिए बना लेते हैं, दिख रहा होगा यहाँ, ये हमारा है नाभिक, ये पहला कोष है और ये हमारा दूसरा कोष है। एक कोष और बना लेते हैं, तीसरा कोष है। पहले कोष को 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे कोष को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका तो अष्टक पूर्ण है, ऑक्टेट इसका पूर्ण है, 2 2 4 2 6 और ये रहा 2 8। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसको दिए। अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है और उस 1 इलेक्ट्रॉन को करेंगे क्या, इसको दे देंगे। और यही इसका बाह्यतम कोष है। सोडियम का जो बाह्यतम कोष होता है, तीसरा कोशित होता है, इस बाह्यतम कोष में क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। और जब तक 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं होंगे उसका अष्टक नहीं पूर्ण होगा, और अष्टक पूर्ण नहीं होगा तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो ये पहला रूल आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। पहला रूल क्या कहता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हैं, ध्यान रहे हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर से जितने भी तत्व हैं उसके बाह्यतम कोष में। अब बाह्यतम कोष क्या होता है इसकी चर्चा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से। तो बाह्यतम कोष को पहचानना आपको आना चाहिए, इसलिए हम बार बार बाह्यतम कोष की ही चर्चा कर रहे थे। बाह्यतम कोष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है तो वह स्थायी रहेगा, किसी से कोई लेन देन नहीं, संतुष्ट रहेगा, उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर उसका अष्टक पूर्ण नहीं है तो क्या करेगा, इधर उधर उछल कूद तो मचाने नहीं देंगे। तो उसके लिए हमारे पास आया दूसरा नियम। दूसरा नियम देखिए क्या है, इस संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का जो दूसरा नंबर का रूल है। ओके, ये पहला रूल। अब दूसरा रूल की बात करते हैं, अब दूसरे रूल की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, सिद्धांत तो देखिए उसी के अंतर्गत। अब देखिए दूसरा नियम हमसे क्या कहता है, जो क्रम संख्या दूसरा है, वो कहता है कि कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोष में, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर ही बात कर रहे हैं, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की क्षमता रखता है। मतलब कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी ऐसे तत्व जिनके अष्टक नहीं पूर्ण है, जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके पास एक क्षमता होती है कि वह अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। अब जब इनका अष्टक नहीं पूर्ण था तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे, याचिका दायर किया, कहा कि हमारा तो अष्टक पूर्ण नहीं, हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, आंदोलन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, चलो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक क्षमता है, उस क्षमता का यूज करो, तुम्हारे पास ये क्षमता है कि तुम अपने अष्टक को पूर्ण कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं अब तुम सभी तत्वों को एक अधिकार दे रहा हूँ, तुम सभी तत्वों के पास एक अधिकार है कि तुम सभी अपने ऑक्टेट को पूर्ण कर सकते हो, अपने अष्टक को पूर्ण कर सकते हो। मतलब कि तुम्हारे बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का तुम्हारे पास अधिकार है। यह अधिकार किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। किनको दिया, तत्वों को दे दिया। अब शर्त क्या है कि तुम अगर इलेक्ट्रॉन अपने अष्टक पूर्ण कर रहे हो तो 2 रास्तों को अपनाना, किसी की हत्या करके नहीं। तुम अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि तुम या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान या प्रदान कर लो। क्या कर लो, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। ये पहला रास्ता है कि तुम अपना अष्टक किस प्रकार से पूरा कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। दूसरा तरीका तुम्हारे पास है कि तुम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये 2 रास्ता मिला। अब किसको, तत्वों को क्या करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं वो लोग, या तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हैं। अब ध्यान रहे आदान प्रदान का मतलब क्या होता है और साझेदारी का मतलब क्या होता है। आदान का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, प्रदान का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। मतलब तू या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले कहीं से या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। साझेदारी का मतलब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर ले आपस में। ओके, तो चलिए इन दोनों पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे हम लोग। कब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा और कब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेगा, मीन्स साझेदारी करेगा। तो इन 2 टॉपिक्स पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। पहले नंबर पर क्या बात की जा रही है, पहले नंबर पर उनको अधिकार मिला है कि तुम इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके अपना ऑक्टेट पूर्ण कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। दूसरा है कि तुम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हो। ये दूसरा उनके पास रास्ता दिया गया। आदान प्रदान का मतलब समझ रहे हैं,
आदान का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और प्रदान का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। मतलब तुझे अगर अपना अष्टक पूर्ण करना है तो तू या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर जो तुम्हारे अष्टक में या फिर तुम्हारे कोष में इलेक्ट्रॉन उसको त्याग दे। लेकिन शर्त क्या है, अगर तू इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो तुझे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला भी होना चाहिए। ऐसा ही नहीं जादू पढ़े उसके बाद इलेक्ट्रॉन आ गया तुम्हारे कोष में, ऐसा नहीं। अगर तू इलेक्ट्रॉन अपने कोष में कहीं से ला रहा है तो तुझे कोई ना कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, ठीक है। अब अगर तू इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो तू जितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कोई होना चाहिए। ये तुम्हारे पास शर्त है, इस शर्त का तुझे पालन करना पड़ेगा। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सभी तत्वों से कहा। अब दूसरा शर्त है, दूसरा कंडीशन में क्या कहा कि तुम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकते हो। लेकिन शर्त क्या, अगर तू किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है तो दोनों तत्वों में सहमति होनी चाहिए। जब तक दोनों तत्वों में सहमति नहीं रहेगी तब तक तू इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं कर सकता है, ओके। तो दो रास्ते होते हैं किसी तत्व को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। पहला, या तो कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से अपना अष्टक पूर्ण करता है या तो इलेक्ट्रॉनों के आपसी साझेदारी से, ओके। अब कब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा, कब कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक तत्व है सोडियम, सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 17। जैसे कि हमारे पास एक तत्व है सोडियम Na, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा किए थे। टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो हमारा सोडियम तत्व है उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। अब इसका जो आउटर मोस्ट सेल है बाह्यतम कक्षक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम जो कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो ये देखिए, यह है सोडियम तत्व का नाभिक। कितने कोष हैं, पहला कोष, दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप सीख चुके हैं। पहले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन उसको फिलफिल करते हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरे कोष में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये रहा 8। तीसरे कोष में बताइए 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि इसके लिए अंतिम कोष का काम कौन करेगा। ये हमारा जो तीसरा कोष है यही अंतिम कोष का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई और कोष नहीं है। अब आप देखिए अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता क्या है कि जब तक किसी तत्व के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तब तक वह संतुष्ट नहीं रहेगा। तो ये भी तो चाहता है कि मैं संतुष्ट रहूं। अब ये अपनी संतुष्टि के लिए करेगा क्या, अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयत्न करेगा, पूरा करने का प्रयास करेगा। अब ये क्या क्या कर सकता है, इसके पास पहले तो 2 रास्ते हैं, या तो कहीं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होने के लिए इसको बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब कहीं बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। दूसरा रास्ता आप देखिए क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि ये जो अपने आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखा है उसको डोनेट कर दे, त्याग दे। बिल्कुल कर सकता है ये, इसको जब एनर्जी देंगे तो ये अपने बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब भी एनर्जी की आवश्यकता होगी। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आप बताइए कि किस में इसको कम समस्या होगी, किसको ये सिंपली कर सकता है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सा वर्क है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एनर्जी भी कम लगेगी। लेकिन अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसको दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चाहेगा कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण ना करूँ बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दूँ। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये कोष भी समाप्त हो गया। और आप देख रहे हैं कि दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और उस कंडीशन में जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो यही तो अंतिम कोष होगा, और इस अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहेंगे, मीन्स अष्टक पूर्ण रहेगा। तो ये भी संतुष्ट रहेगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहेगा। अब देखिए इसको ये तो अधिकार मिला था कि तू या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग दे या तो साझेदारी कर दे, आदान प्रदान कर ले या तो साझेदारी कर ले। लेकिन अगर तू इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मान लीजिए तू इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन तू त्याग रहा है उतना इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो अब ये ढूंढेगा एक ऐसे साथी को जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। किसके लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। वैसे कोई नहीं मिलेगा जिसके पास, अब दोस्ती क्यों होती है, फायदे के लिए। आजकल जमाना स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए ही दोस्ती होती है। तो ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कोई ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए।
अब कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, उसके इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। तो अब ऐसे तत्व इसके करीब आएंगे, अपने फायदे के लिए आएंगे, जिसको अपना ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अष्टक का मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की जो कैपेबिलिटी है। तो आप जानते होंगे क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन एक तत्व है, ओके। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17 और परमाणु क्रमांक 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होगा? 2, 8, 7। कितने कोष हैं टोटल? 3 कोष हैं। उन कोषों को बना लेते हैं। चलिए, यह है क्लोरीन का नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये रहा हमारा तीसरा कोष। बहुत ही ध्यान से देखिए, अभी देखिए संयोजकता एकदम हल हुआ। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2। दूसरे कोष में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये रहा 8। तीसरे सेल में बताइए तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 को भर दीजिए, 3, 4, 5, 6, ये रहा 7। ओके। अब देखिए इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसकी आवश्यकता है? इसके पास भी 2 रास्ते हैं। अब देखते हैं किस रास्ते को ये अपनाएगा। या तो ये क्या करे, इन 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। या तो ये क्या करे, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। अब बताइए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में किस में समस्या इसको होगी? 7 इलेक्ट्रॉन त्यागने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए चाहेगा क्या कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन त्यागू ना, बल्कि कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूँ। तब ये एक ऐसे तत्व को ढूंढेगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और यहाँ आप देख रहे हैं सोडियम पहले से ढूंढ रहा था कि मुझे कोई ऐसा तत्व मिल जाए जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब दोनों बनेंगे साथी। कैसे बनेंगे? अब होगा क्या, ये जो सोडियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ से छलांग लगाएगा, यहाँ से छलांग लगा के कहाँ पहुँच जाएगा? क्लोरीन के बाह्यतम कोष में। ऐसा नहीं कि इस कोष में आ जाएगा, बाह्यतम कोष में ही आएगा। और जैसे ही क्लोरीन के बाह्यतम कोष में सोडियम का इलेक्ट्रॉन आया, इसका ऑक्टेट पूर्ण हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, मतलब क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया। सोडियम का देखते हैं, सोडियम का भी पूर्ण हो गया। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद इसका जो दूसरा कोष है वही अंतिम कोष का काम करने लगेगा और अंतिम कोष का काम करेगा तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले भी से था, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और ग्रहण करेंगे तो इनमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव होंगे। क्या है वो बदलाव, उसको समझते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ आपको भली बात पता होगा कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल पता है। यानी कि इस नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन रहे होंगे? परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 प्रोटॉन रहे होंगे। किसके अंदर? सोडियम के अंदर। अगर 11 प्रोटॉन रहे होंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे पहले कंडीशन में। वास्तव में 11 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, और जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या तब भी वही कंडीशन रहेगा? क्या तब भी इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बराबर रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अब इस सोडियम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। किसकी तुलना में? प्रोटॉनों की तुलना में। चूंकि प्रोटॉन थे 11 और 11 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है अष्टक पूर्ण करने के लिए, तो अब बचे इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, और जैसे ही प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, तैसे ही इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और प्रोटॉनों पर होता है धनावेश। ओके, इस पे आ गया प्लस चार्ज। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पहले इसके परमाणु के नाभिक के अंदर, क्लोरीन परमाणु के नाभिक के अंदर 17 प्रोटॉन थे, जो कि परमाणु क्रमांक 17 है, और 17 प्रोटॉन थे तो 17 इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे पहले। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो दोनों ये बैलेंस नहीं हो पाएंगे ना। अब ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉनों से कम हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम हो जा रही है ना। पहले तो थे 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन भी थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। ये तो करेगा ही, ये इसका लक्ष्य है। अब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। कैसे माइनस चार्ज आया? जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी। अब आपने शुरुआत में देखा कि क्यों परमाणुओं के ऊपर आवेश आते हैं, यही कारण है। जब कोई परमाणु अपने कोष से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पे आता है प्लस चार्ज। जैसे यन्ने ने क्या किया, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके कौन सा चार्ज लाया अपने ऊपर? प्लस चार्ज। क्या करने के बाद? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। क्लोरीन ने क्या किया है? क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? 1 माइनस का चार्ज आ गया। ओके, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि किसी भी परमाणु पर, किसी भी तत्व पर आवेश कब आता है? जब वह या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या तो इलेक्ट्रॉन त्यागे। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो प्लस चार्ज आएगा उस तत्व पे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज आएगा। अब जैसे ही किसी परमाणु पर चार्ज आता है तैसे ही उसको हम एक नाम दे देते हैं, आयन।
क्या नाम देते हैं, आयन दे देते हैं, उसको बोलते हैं आयन। मतलब यहाँ से हमें आयन प्राप्त हुआ, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। आप लोग देख रहे हैं कि दो प्रकार के आवेश हो रहे हैं, यानी कि आयन भी दो प्रकार के होंगे, बिल्कुल आयन भी दो प्रकार के होते हैं। यहां दिख रहा है एक होगा भाई धनायन, कौन सा आयन, धनायन, मतलब ऐसे परमाणु जिस पर धन आवेश आ जाए उसको धनायन बोलेंगे, और ऐसे परमाणु जिस पे ऋण आवेश आ जाए उसको क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। आयन के बारे में आप पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ सोडियम पर धन आवेश आया तो जो सोडियम है ये धनायन है, क्लोरीन पे कौन सा आवेश आया, ऋण आवेश, तो क्लोरीन क्या है, ऋणायन। अभी आवेश क्यों आया ये समझ में आ गया होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, जैसे ही प्रोटॉन ज्यादा होंगे उसके ऊपर धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसके ऊपर ऋण आवेश। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये मिटा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो आयंस की बात हो गई। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा कि क्यों किसी तत्व के ऊपर, किसी परमाणु के ऊपर आवेश आता है, चार्ज आता है, और कैसे आता है, बिल्कुल। अब यहाँ गौर फरमाइए जनाब, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि पहले परमाणु के ऊपर या फिर पहले एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है और दूसरे एलिमेंट के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया। और जब दोनों के चार्ज विपरीत हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपको भली भांति पता है कि दो विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इन दोनों के आवेश क्या है, विपरीत ही तो हैं, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। तू मेरे पास आ और ये कहेगा तू मेरे पास आ। अब दोनों पास आएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होने वाला है। अब देखिए जब दोनों पास आएंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, यहां देखिए इसको पहले बना लेते हैं, क्लोरीन को, यह है नाभिक, ये पहला कोष छोटे में बनाने का प्रयास करते हैं, ये दूसरा कोष, ये हमारा रहा तीसरा कोष। ओके, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 भरेंगे। तीसरे में बताइए, इस कंडीशन में 8 हो गए ना, अष्टक पूर्ण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8। अब ये भी इसके काफी करीब आ जाएगा, क्योंकि दोनों के आवेश विपरीत हो जाएंगे, काफी करीब आके इससे जुड़ जाएगा। अब क्या बता सकते हैं कि इस स्थिति में सोडियम के पास कितने कोष बचेंगे, 2 ही, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये कोष भी खत्म। ये नाभिक है और ये पहला कोष और ये दूसरा कोष हम लोग पहले बना लिए। तो इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अष्टक कंप्लीट है। 5 6 7, ये रहा 8। दूसरे में बताइए 1 2, पहला है ये दूसरा, 3 क्यों बना रहे हैं, ये पहला कोष ये दूसरा कोष, ये दोनों एक दूसरे से आके जुड़ जाएंगे। अब देखिए कोई भी चीज़ जुड़ता है तो उसके बीच फोर्स काम करता है। तो जब दो परमाणु या फिर दो तत्व आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच भी एक फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड, बंध बोलते हैं, हिंदी में बंध, अंग्रेजी में बोलते हैं बॉन्ड। तो इनके बीच एक बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा हमें मिलेगा एक यौगिक, एक कंपाउंड मिल जाएगा। पहले देखिए Na था, दोनों आपस में जुड़े हैं एक बॉन्ड के माध्यम से, तो दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो हमें मिलेगा NaCl, जिसको बोलते क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। मिला ना हमें एक यौगिक सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग खाते हैं साधारण नमक, साधारण नमक का नाम है ना सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम। अब यहाँ से आपको ये पता चला कि कोई यौगिक कैसे बनता है, कि कोई यौगिक कैसे बनता है, ये बात तो क्लियर हो गई। कैसे बनता है ये भी क्लियर हुआ, और क्यों बनता है क्या ये भी आप समझ पाए, नहीं समझे तो समझ लीजिए। कोई भी यौगिक कैसे बनता है ये तो आप समझ गए, जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो यौगिक बन जाए। लेकिन क्यों जुड़े, जब इनका ऑक्टेट पूर्ण हुआ तो दोनों के बीच आकर्षण बल काम किया, और जब आकर्षण बल काम किया तो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, और जैसे ही दोनों एक दूसरे से जुड़े हमें क्या मिला, यौगिक मिला। मतलब यौगिक बनते कैसे हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इसी चक्कर में वो लोग आपस में जुड़ जाते हैं, और जैसे ही आपस में जुड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, यौगिक मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ। इसके आगे एक एग्जाम्पल्स और देखते हैं, या आप हमेशा स्मरण रखिएगा कि कब वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, कब ग्रहण करेगा। देखिए कम इलेक्ट्रॉन अगर उसको त्यागना है तो त्याग देगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण करने हैं तो दिक्कत होगी, इसलिए वो कम इलेक्ट्रॉन को त्यागना उचित समझेगा। अगला देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम। अभी देखिए इस पर चर्चा नहीं हो रही, केवल आदान प्रदान पर, त्याग और ग्रहण पर। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, और 12 का परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 2, 8 2 10 2 12। मतलब मैग्नीशियम जो हमारा एलिमेंट है, मैग्नीशियम जो परमाणु है, कह सकते हैं परमाणु भी, उसके अंदर टोटल 3 कोष हैं। पहला नाभिक बनाएंगे, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर किस प्रकार से है,
पहले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को भर लिए। दूसरे में बताइए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8। तीसरे में कितने आए? 2, 1 ये रहा 2। चलो इधर 1 बना रहे हैं, ये दूसरा। अब आप बता सकते हैं कि इसका अंतिम कोष कौन सा है? ये जो तीसरा कोष है यही तो अंतिम है। और अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है? किसके? मैग्नीशियम के? बिल्कुल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए इधर उधर भटकेगा, उछल कूद मचाएगा, ये चाहेगा कि मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। तो ये भी 2 रास्तों में से किसी एक रास्ते को अपनाएगा, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या तो कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब आप तुरंत समझ सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इसको समस्या होगी और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या उचित समझेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दूं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। ओके, तो ये क्या करेगा? एक ऐसे साथी को ढूंढेगा जो इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सके। ठीक है, तो अब इसके करीब ऐसे तत्व आएंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। अब जरूरी नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तभी आएंगे, हो सकता हो कोई स्वार्थी हो, ज़्यादा चालाक बनना हो, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में इसके पास आ जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन ये थोड़ी ना मानेगा, ये कहेगा कि मुझे एक और चाहिए, तभी मैं तो उसको अपने पास रखूंगा। ओके, तो आपको पता होगा फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन समझ रहे हैं? F से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक होता है 9, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और ये रहा 7। मतलब फ्लोरीन तत्व में जो उसका परमाणु है उसके अंदर कितने कोष हैं? 2 कोष। ये पहला नाभिक है हमारा, ये पहला कोष, और ये रहा दूसरा कोष। इलेक्ट्रॉनों को भरिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, ये 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, होने कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है हमारा तत्व, इस मैग्नीशियम के तत्व को, इस मैग्नीशियम के 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहेगा, तो क्या करेगा? इस 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना ऑक्टेट पूर्ण कर लेगा। अब यहाँ देखिए फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूर्ण हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया, लेकिन क्या मैग्नीशियम का भी पूर्ण हुआ? नहीं, इसने केवल 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, जबकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे अष्टक पूर्ण करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, तो इसको भी ये त्यागेगा, इसको भी कोई ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तो आएगा दूसरा फ्लोरीन परमाणु, उसके लिए भी सेम यही कंडीशन होंगे। नाभिक, ये हमारा रहा नाभिक, ये पहला कोष और ये दूसरा कोष। ओके, दूसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेगा? इसके इस वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना ऑक्टेट पूर्ण कर लेगा। अब देखिए इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूर्ण हुआ, अष्टक पूर्ण हुआ, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूर्ण हो गया, मैग्नीशियम का भी पूर्ण हो गया। दोनों इलेक्ट्रॉन 2 फ्लोरीन आकर ग्रहण कर लिए, और जब 2 फ्लोरीन आकर ग्रहण कर लेंगे तो ये जो दूसरा कोष होगा वो अंतिम कोष बन जाएगा, और अंतिम कोष का अष्टक पूर्ण हो गया कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए किस पे कौन सा चार्ज आएगा? यहाँ से ये जो मैग्नीशियम है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इस पे 2+ चार्ज आ जाएगा। यहाँ ये फ्लोरीन कर क्या रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस पे 1 माइनस का चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। इस पे देखिए ये भी तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इस पे भी 1 माइनस का चार्ज आ जाएगा, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस। अब इस पे प्लस चार्ज है, इन दोनों पे माइनस है, तो क्या होंगे? तीनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ओके, क्या होंगे? तीनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जब तीनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक बनेगा, कंपाउंड। ओके, तो तीनों को एक साथ बनाया जाए, तीनों को एक साथ बनाया जाए, चलो बना लेते हैं। ये मैग्नीशियम का है, ये पहला कोष, ये रहा दूसरा कोष, दूसरे ही कोष बचेंगे इसके पास, तीसरा खत्म हो गया। ये काफी करीब इसके आ जाएगा, इसको काफी करीब बनाते हैं फ्लोरीन को। ये नाभिक है, ये दूसरा कोष है, ये पहला कोष है, इसको भी बना लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को भर ही लेंगे, पहला कोष और ये दूसरा कोष, ये भी जुड़ जाएंगे तीनों, किसके माध्यम से? बॉन्ड के माध्यम से। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे इस प्रकार के बॉन्ड को कहते क्या हैं। इलेक्ट्रॉन को भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका पूर्ण होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 2 2 रहेंगे, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। अब यहाँ देख रहे होंगे कि तीनों परमाणु क्या हुए? आपस में जुड़ गए, और जैसे ही तीनों परमाणु आपस में जुड़ेंगे हमें एक कंपाउंड मिलेगा। चार्ज तो समझ ही रहे होंगे, इस पे 2+ है, इस पे 1 माइनस है और इस पे 1 माइनस। क्यों आया ये भी आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इस यौगिक का नाम क्या होगा? इस यौगिक का नाम क्या होगा? देखिए एक ही मैग्नीशियम है तो एक बार मैग्नीशियम लिखेंगे, लेकिन फ्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, तो बनेगा MgF2। फ्लोरीन के 2 परमाणु थे इसलिए 2 लिखा गया। MgF2 का रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम फ्लोराइड। मैग्नीशियम फ्लोराइड। ओके, तो ये हमें एक नया कंपाउंड मिला, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड। ओके,
तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से नए कंपाउंड बन रहे हैं, और कंपाउंड बन क्यों रहे हैं? प्रत्येक तत्व अपने अष्टक पूर्ण करने के उद्देश्य से एक दूसरे तत्व से जुड़ जा रहा है। ओके, अब हमारी बारी आई साझेदारी की। कब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कब कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, एक ही पार्ट है, कहीं अलग से नहीं। संयोजकता को बिल्कुल डीपली से समझेंगे, पोस्टमार्टम करके हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास एक है ऑक्सीजन, इसका काम तमाम कर चुके हैं, अब इस पे चर्चा होगी साझेदारी पर। ये देखिए हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, और यही अंतिम कोष का काम कर रहा है। चलिए बना ले रहे हैं स्ट्रक्चर भी। ये नाभिक, ये पहला कोष और ये दूसरा कोष। इलेक्ट्रॉन को भरिए, पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, फिक्स्ड है। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये रहा 2, 6। अब बताइए क्या ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण है? ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है? ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि मेरा अष्टक पूर्ण है। अब ये क्या करेगा? क्या करेगा बोलिए? ये भी अपने अष्टक को पूर्ण करने के चक्कर में इधर उधर भटकेगा, किसी साथी को ढूंढेगा कि साथी आ और मेरे इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ण कर, यानी मेरा अष्टक पूर्ण कर, और उसके बदले तू भी अपना अष्टक पूर्ण कर ले। तो अब इसके काफ़ी करीब आने वाला है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। संयोजकता ये भी बात नहीं है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1 है, केवल और केवल 1 ही है। एक ही कोष तो है और 1 ही इलेक्ट्रॉन भी है। चलिए इसको बनाएंगे कैसे? ये देखिए हमारा है हाइड्रोजन, ये पहला कोष है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे छीन लेगा। ये जो ऑक्सीजन है इसके 1 इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। अगर इसके 1 इलेक्ट्रॉनों को छीनेगा तो सहमति नहीं बन पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? अगर तो किसी इलेक्ट्रॉन से किसी तत्व से जुड़ रहा है तो दोनों की सहमति भी होनी चाहिए। अब ये चाहता है कि मैं इसके 1 इलेक्ट्रॉन को छीन ले, मतलब गद्दारी हो रही है ना, छल कपट हो रही है ना। छल कपट नहीं होनी चाहिए। अब ये करेगा क्या? ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। तो आदान प्रदान करने से तो हो नहीं पाएगा कि ऐसा हो कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन ले, या फिर मैं यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दूँ। तो इससे अष्टक कंप्लीट होगा ऑक्सीजन का? नहीं। हाइड्रोजन का भी नहीं कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि इसके पहले कोष में क्या ये अष्टक की मांग करेगा? 7 इलेक्ट्रॉन की मांग करेगा? नहीं, क्योंकि इसके पास केवल और केवल 1 ही कोष है। पहले कोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ही मांग करेगा। यानी कि अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहेगा। याद है ना, मैंने हीलियम और हाइड्रोजन के लिए बताया था कि उसके डुप्लेट कंप्लीट होने चाहिए, मतलब पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। ओके, तो ये क्या करेगा? इससे साझेदारी कर लेगा, इसके पास आएगा और क्या करेगा? ये जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है इसको अपने में कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसके में कर लेगा, ऑक्सीजन में कर लेगा। देखिए किस प्रकार, यहाँ आया, ये कोष था उसका, ऐसे ये उसका नाभिक था हाइड्रोजन का, जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन था इसी में समाहित कर लिया। अब देखिए यहाँ से भाई साहब, इस हाइड्रोजन के कोष में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से था, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी आ गया, मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका हाइड्रोजन का कंप्लीट। ऑक्सीजन के विषय में क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हुआ नहीं। अब देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, 2, 3। हाइड्रोजन का भी इसी में समाहित है, 4, 5, 6, 7। 7 ही इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में है। इसको और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसके लिए दोबारा आएगा हाइड्रोजन ही। हाइड्रोजन दोबारा क्या करेगा? इससे साझेदारी कर लेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का नाभिक है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 और ये 2, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हुआ। ऑक्सीजन के विषय में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट हुआ। यहाँ आप लोग देख रहे हैं पहले से बिल्कुल भिन्न है। वहाँ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा था, एक त्याग रहा था तो दूसरा ग्रहण कर रहा था, या फिर दूसरा ग्रहण कर रहा था तो एक त्याग रहा था। यहाँ ना कोई त्याग रहा है ना ग्रहण कर रहा है, क्योंकि दोनों के पास कमी है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये तो त्यागेंगे नहीं, इनको तो आवश्यकता है ना, तो ये चाहेंगे क्या कि ये दोनों आपस में साझेदारी कर लें। और जैसे ही साझेदारी करेंगे, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूर्ण हो जाएगा, और ये दोनों एक बंध के सहायता से आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? हमारे पास 1 ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? 2 परमाणु, H2O। कुछ चीना पहचाना लग रहा है, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, ये हमारा है जल का अणु। जल का अणु क्या है? जल का एक अणु है, ठीक है। तो इस प्रकार बनता है हमारा जल। यहाँ हमें एक यौगिक मिला, क्या मिला? वो यौगिक जल, ठीक है। तो यौगिक बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा राज है। कोई भी यौगिक बनता है तत्व
कोई भी एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़ता है तो किसके नाते, अपने ऑक्टेट को या फिर अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम अपने डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहेंगे, शेष बचे जितने भी तत्व हैं वो क्या करना चाहेंगे, अपने ऑक्टेट को पूर्ण करना चाहेंगे, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे। और इसी हेर फेर के चक्कर में एक तत्व दूसरे तत्व से जाकर जुड़ जाता है। किन किन रास्तों से जुड़ता है, एक तो साझेदारी से जुड़ता है और दूसरा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जुड़ता है। एक और एग्जाम्पल से देखे जाए, चलिए यहाँ देखिए किसी पर कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते, ना कोई त्यागा है ना कोई ग्रहण किया, बस साझेदारी हुई है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं छोटा सा। आप लोग देखे होंगे H2, मतलब जो हाइड्रोजन है उसके 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, मतलब 2 बार लगाए तो 2 ही परमाणु हैं। आप कई बार सुने होंगे हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं संयोजकता के पास। अब आप कह रहे होंगे कि ये आप इतना समय से बता क्या रहे थे, इतना समय से हम संयोजकता को क्लियर करने, संयोजकता का जो कॉन्सेप्ट है, संयोजकता का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए इससे पहले जितनी भी चीजें पढ़ी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग संयोजकता के काफी करीब पहुंचते हैं। अब इससे पहले आपने देखा क्या कि 2 तत्व आपस में जुड़ जा रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं, अपना अष्टक पूर्ण करने के चक्कर में। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़कर सोडियम क्लोराइड बनाए, अपना अष्टक पूर्ण करने के चक्कर में। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा, अपना अष्टक पूर्ण करने के चक्कर में। मतलब जो तत्व हैं एक दूसरे से जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, एक दूसरे तत्व से या फिर खुद से, जैसे हाइड्रोजन खुद से जुड़कर अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। मतलब जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, दूसरे परमाणु से या फिर खुद से संयोजित होने की क्षमता रखते हैं, खुद से जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। और यह जो एक तत्व का दूसरे तत्व से या एक परमाणु का दूसरे परमाणु से या फिर एक परमाणु का खुद से जुड़ने की जो क्षमता होती है, संयोजित होने की जो क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजकता। मतलब संयोजकता किसी तत्व के संयोजन की क्षमता होती है, किसी तत्व के संयोजन की क्षमता होती है। जैसे हमने देखा कि 2 तत्व आपस में जुड़कर कंपाउंड बन जा रहे थे, 2 परमाणु आपस में जुड़कर अणु बन रहे थे, यानी कि उनके अंदर आपस में संयोजित होने की क्षमता है। और इस प्रकार संयोजित होने की जो क्षमता है इसी को बोलते हैं संयोजकता। क्यों संयोजित हो रहे हैं, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो लिखना चाहेंगे संयोजकता का डेफिनेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको अब हम मिटा सकते हैं। आप लिख सकते हैं किसी तत्व के संयोजन क्षमता को, संयोजन किसी तत्व के संयोजन, क्या लिखे, किसी तत्व के संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता। ओके, तो संयोजकता समझ में आया। अब आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जब 2 तत्व आपस में संयोजित हो रहे थे तो हमेशा उसके बाह्यतम कोश से ही भाग ले रहे थे। बाह्यतम कोश ही सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़े तो इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की ही तो आदान प्रदान हो रही थी। मतलब बाह्यतम कोश का एक मुख्य रोल होता है, इसलिए बाह्यतम कोश को हम एक नाम दे देते हैं। बाह्यतम कोश जैसे किसी का हुआ, मान लीजिए है सोडियम का, कितने कोश थे, 3 कोश थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, इसमें 8, 4, 4, 8। इसमें कितने थे, 1 ही थे। अब आपने देखा इस बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन था सोडियम के लिए वही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा था। इसलिए किसी तत्व के बाह्यतम कोश को हम लोग कहते हैं संयोजी कोश। कौन सा कोश कहते हैं, संयोजी कोश, क्योंकि यही संयोजकता निभाने में, यही संयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अब संयोजी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के इस संख्या को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी तत्व के बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं और उस संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो संयोजकता क्या होता है ये समझ में आ गया। अब अगर बात की जाए कि किसी तत्व का हम संयोजकता निकालेंगे कैसे, कैसे हम पता करेंगे कि उसकी संयोजन क्षमता कितनी है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। चलिए समझते हैं। देखिए आपने देखा कि कोई भी तत्व अपने ऑक्टेट को पूर्ण करने के लिए या फिर अपने डुप्लेट को पूर्ण करने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहा था। या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा था या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा था। अब कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था।
दूसरा वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी भी कर रहा था, क्या करने के लिए, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए या फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक, अब हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डुप्लेट बोलते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के, ये कॉन्सेप्ट एक बार पुनः देख लेते हैं। ठीक, लिखा क्या है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, आपने देखा कि किस प्रकार अष्टक पूर्ण कर रहे थे, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कुछ तत्व से जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहे थे जैसे सोडियम को देख रहे हैं, अथवा जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था ये भी आपको बता, ग्रहण करता है, तथा साझेदारी करता है। जैसे आपने जल के केस में देखा, जल मालिक्यूल, वाटर मालिक्यूल में देखा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी। और जितने भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है 1, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1 होगा, एक ही कोष है। और अगर एक कोष है तो पहले कोष में डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कैसे करेगा, 2 रास्ते हैं इसके पास, या तो ये किसी तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, जैसे ऑक्सीजन से किया था ना जल के केस में, या तो ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब ग्रहण कर ले। यानी कि इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो साझेदारी करनी पड़ेगी या तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करनी पड़ेगी। और जो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वही संख्या क्या होगी, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसकी संयोजकता होगी। तो हाइड्रोजन का जो संयोजकता है वो क्या है, 1 होता है। ओके, दूसरे नंबर पर आता है हमारा हीलियम। हीलियम के लिए विशेष ध्यान देंगे, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा। अब आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने कोष हैं, एक ही कोष है, पहला कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ तो हीलियम के पास भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, मतलब इसको किसी से संयोजित होने की आवश्यकता ही नहीं है, इसका डुप्लेट पहले से कंप्लीट है ना, मतलब जो इसका संयोजकता है, संयोजन क्षमता है वो 0 है, किसी से भी नहीं जुड़ेगा। इसलिए हीलियम को हम कहते हैं अक्रिय गैस। इन हीलियम को मतलब ऐसे तत्व जिनका अष्टक या डुप्लेट पहले से कंप्लीट होता है उनको अक्रिय गैस की श्रेणी में रखते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे अक्रिय गैस के बारे में। हाइड्रोजन के बाद आता है हमारा लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1। इसमें देखिए कितने कोष हैं, 2 कोष हैं। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला इसका डुप्लेट पूर्ण है। दूसरे कोष में ध्यान दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अब 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। 2 रास्ते हैं ना इसके पास, या तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इसको दिक्कत होगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है अपना डुप्लेट या फिर स्थायी होने के लिए, डुप्लेट पूर्ण होगा तभी तो स्थायी होगा, तो अगर जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वही संख्या क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, 1। तो 1 इसकी क्या हुई, संयोजकता हुई। ओके, अगला देखिए हमारे चौथे नंबर पर आता है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,2। कितने कोष हुए, 2 कोष। पहला कोष कंप्लीट है, दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसे बना लें, हीलियम का नाभिक, ये पहला कोष, ये रहा हमारा दूसरा कोष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने हैं, इसमें भी 2 हैं। अब दूसरे कोष में चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट कैसे होगा, कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर ये चाहे तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये कोष खत्म, बचा पहला कोष, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि हैं भी। तो अब आप ये बताएं कि ये 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पसंद करेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागना, किसमें कौन उचित है, कौन इसको उचित लगेगा, जो सिंपल है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने में कम एनर्जी लगेगी तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही संख्या क्या होगी, इसकी संयोजकता होगी। तो बेरिलियम की संयोजकता कितनी होगी, 2 हो गए। इसके आगे बात की जाए, चलिए ये संयोजकता है, ये जितने भी दिख रहे हैं। बेरिलियम के बाद आता है बोरान। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, 2,3। 2,3। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, बना सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करिए। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है।
अब ये क्या करेगा बताइए, क्या ये कहीं से 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा? 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो इसका ये अष्टक पूर्ण हो जाएगा, या फिर अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तब भी तो इसका अष्टक डुप्लेट पूर्ण हो जाएगा। तो क्या चाहेगा? सरल काम करना सभी लोग चाहते हैं जिसमें कम मेहनत लगे, कम समस्या हो। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये कोष खत्म, बचा पहला कोष, और पहला कोष का तो डुप्लेट कंप्लीट ही है, मतलब ये भी स्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ओके, तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है ना। तो जो बोरान का संयोजकता होगा, जो बोरान का हमारा संयोजकता होगा वो क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। बोरान के बाद आता है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2,4। अब यहाँ बताइए ये क्या करेगा? अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या फिर अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब यहाँ बराबर का कंडीशन आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तब भी कोई दिक्कत नहीं इसको होगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एक ही बात है। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब भी एनर्जी लगेगी, और 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तब भी एनर्जी लगेगी। तो ये 2 काम कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन 4 त्याग दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। मतलब या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब इस पर डिपेंड कर रहा है क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिए भी कर सकता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ही ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 4 ही इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, या फिर ग्रहण कर रहा है, या फिर साझेदारी कर रहा है। तो कार्बन की संयोजकता होती है 4। कार्बन के बाद आता है क्या? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जनाब, अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए 5 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट रहेगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में इसको सिंपल लगेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने में? आप बताइए। आप यही सोच रहे होंगे ना कि 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको मिल जाए, 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो सिंपल काम है ये। 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने से अच्छा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और हमने कहा कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही संख्या उसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। तो नाइट्रोजन की भी संयोजकता कितनी होती है? 3 ही होती है। ओके, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6। अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 रास्ते अपना सकता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दे, कोई ग्रहण कर लेगा, या फिर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ही भलाई समझेगा, 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ज़्यादा दिक्कत होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही क्या कहलाएगा? उसकी संयोजकता। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। इसी प्रकार जितने भी तत्व होते हैं उनकी संयोजकता निकाली जाती है। आपका काम है कि आप 8 से आगे, ऑक्सीजन से आगे जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता निकालिए। क्या करेंगे आप? उसका परमाणु क्रमांक लिखेंगे। परमाणु क्रमांक लिखने के बाद आप उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद आप देखेंगे कि ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या कर सकता है। बस 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अगर अंतिम कोष में, अंतिम कोष की बात कर लें, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर अंतिम कोष में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किसी में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, किसी तत्व के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, और किसी तत्व के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यही जो संख्या होगी यही उसकी संयोजकता हो जाएगी। यही उस तत्व की क्या होगी? संयोजकता होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको त्यागने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो जब जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही तो उसकी संयोजकता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तब भी त्याग सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन है तब भी त्याग सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है तब भी त्याग सकता है। लेकिन अगर किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाए तभी क्या करेंगे? अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा नहीं, क्या करेगा? अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो इस स्थिति में अगर हमें संयोजकता निकालनी है तो हम लोग करेंगे क्या? 8 में से जो भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कोष में उतना घटा देंगे। कितना आएगा? 3 आएगा। कब घटाएंगे? जब किसी कोष के जब किसी बाह्यतम कोष में 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए किसी तत्व के अंतिम कोष में आया 6 इलेक्ट्रॉन, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो त्यागेगा नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। अब इसकी संयोजकता निकालनी है तो 8 में से 6 घटा देंगे। कितना आएगा? 2। उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। तो ये ध्यान रखना कि कब 8 में से घटाएंगे और कब वही हो जाएगा।
जब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही संख्या उसकी संयोजकता हो जाएगी, और 4 या 4 से ऊपर है या फिर 5 या 5 से ऊपर है तो 8 में से घटाएंगे, जो भी हमें संख्या प्राप्त होगा वही उस तत्व का संयोजकता होगा। तो उम्मीद है संयोजकता आपको डीपली से क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।